बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान काबीना की तश्कील और हल्फ बर्दारी हुई और जो निगरान सेटअप है वो इन प्लेस आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 वज़रा ने हल्फ लिया, 3 मुशीर भी तैनात किए गए हैं, जबकि पंजाब में 11 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है। आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला आए और आज जो निगरान कैबिनेट है वो भी सामने आ गई है। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी हिकमत अमली और मुल्क की मईशत ज़ेर बहस आई। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लेटर्स लिखे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब को कि अप्रैल में जो 90 दिन बनते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इकनॉमिक फ्रंट पे बहुत अहम खबरें हैं। एक तो यह है कि IMF का जो वफ्द है वो 31 जनवरी को पाकिस्तान आ रहा है और जो 9th इकनॉमिक रिव्यू है वो होना है। इसके अलावा आज चूँकि डॉलर पे अमरीकी डॉलर पे कैप हटी, उसके बाद हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, बल्कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 24 रुपये 54 पैसे का इजाफा हुआ और आज जो डॉलर क्लोज़ हुआ है वो हमारे मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे हुआ है 255 रुपये पर। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, क्या इम्पैक्ट होंगे, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो इन तमाम नुकात पर बातचीत करने के लिए 3 शख्सियात आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज की इस नशिस्त में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में जॉइन कांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। सर, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम दस्तक के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं, कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन हैं कैसर अहमद शेख साहब, लाहौर से वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। कैसर शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आफ्ताब जहांगीर साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कराची से वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अपोजिशन से करूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब से। इंट्रो में तो मैंने आम नुकात बताए, लेकिन आफ्ताब भाई, आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने भी गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू यकीनन आपकी सामने से गुजरी होगी, आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने कि उन्होंने इमरान खान साहब को और PTI वालों को बहुत दफ़ा कहा कि पंजाब असम्बली ना तहलील की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गलत गाइड किया गया। 4-5 जो उनके करीब लोग थे उनकी राय जो है वो प्रिवेल की, उनकी नहीं मानी गई। साथ में उन्होंने कहा कि उनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, तो अगर वो गिरफ्तारी हफ्ता पहले हो जाती तो पंजाब असम्बली बच जाती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस हवाले से। बहुत सी, अब तो परवेज़ इलाही साहब आपके बड़े की एलाई हैं और उन्होंने कहा है कि आपके साथ वो चलेंगे इलेक्शंस में भी और थ्रू थिक एंड थिन, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि मत तहलील करें, लेकिन आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत से मुबस्सिरीन की राय में अपने हाथ खुद कटवा दिए, लिहाजा अब आप लोग दोबारा सड़क पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे परवेज़ इलाही साहब के कमेंट पे आफ्ताब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। कैसर शेख साहब को मेरा सलाम, मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह, और एडवोकेट जनरल साहब को भी मेरा सलाम जनाब। अच्छा, देखें अनवार भाई, बात ये है कि हर आदमी को आज़ादी है, वो अपनी राय दे सकता है, वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी लोग हैं, हमें फ़ैसला करना होता है। हम जब फ़ैसला करते हैं फिर हमें उस पर डटना होता है, क्योंकि हम अपनी नज़र में ये समझते हैं कि ये फ़ैसला हमारा सही है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ी अक्सरियत को लगता हो कि ये फ़ैसला सही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके इल्म है ये बात कि हमसे बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि आप जो है KPK की असम्बली तोड़ दें और पंजाब की असम्बली तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। हो सकता है आप इसके जवाब में मुझे ये कहें कि जी वो आपको ट्रैप करना चाह रहे थे, आप ट्रैप हो गए। लेकिन उसके साथ ही आपने ये हमेशा बोलते रहे, स्पीकर साहब भी आकर मीडिया पे भी बोलते रहे, हर जगह कौम से ख़िताब भी करते रहे कि जी मेरे पास जब तक ये इंडिविजुअली नहीं आएंगे और मेरे सामने आकर हाथ से लिखी हुई रिजिग्नेशन नहीं देंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही हमने जिक्र किया कि जी हम वापस आते हैं कि हम असम्बली के अंदर और कुछ मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे, और तो फ़ौरन पता चला जी इस्तीफ़े हो गए, उसके बाद फिर 35 इस्तीफ़े हो गए और फिर 43 इस्तीफ़े हो गए जी। तो ये उस वक्त हमें बिल्कुल महसूस हो गया था कि
इस वक्त की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर कोई अमन व अमान हो, और वो नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर कोई साफ व शफाफ इलेक्शन हो। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। और यहाँ पर बर्रे सगीर में जब मुग़लों की हुकूमत थी ना अनवार भाई, उस वक्त मुंशियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। वो कहलाते थे कि ये बादशाह का मुंशी है, वो कहलाते थे कि ये रियासत का मुंशी है, तो बड़ी इज्जत होती थी। और यहाँ पर मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गद्दारी के बराबर हो गया है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी मुंशी, किसी नाम के आगे भी मुंशी लगा हो, उसको चाहिए कि वो अपने नाम के आगे से भी हटा दे, और इदारों में भी लिख के लगा दिया जाए कि भाई आज के बाद कोई किसी को मुंशी नहीं कहेगा, क्योंकि जो मुंशी कहेगा वो गद्दारी के उस पे आते सर, उस पे आते। ये समझता हूँ ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया था, लेकिन मैं को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, आफ्ताब भाई आपने तरफ लेके जाना है, आप लोगों ने हमें कानून की पासदारी करना। बिल्कुल, आपने कानून की पासदारी करना है। एक ज़िमनन सवाल भी कर लूं, आपने कहा कानून की पासदारी करना होगी, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है, और आपकी बात सही भी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की अपनी सियासी राय है, आप लोगों की अपनी एक सियासी सोच थी। सवाल मेरा यह था कि अब एज वी स्पीक, आप भी माशाल्लाह बड़े जांदीदा सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि वो ठीक पॉलिसी थी कि जो आपके पास ट्रम्प कार्ड थे वो आपने सारे पत्ते शो कर दिए, जो आपके सरप्राइजेस थे वो सारे सामने आ गए हैं, और अब आप लोग जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि कुछ ट्रेड ऑफ कर सकें। यू एग्री विद आफ्ताब जहांगीर साहब, जो परवेज इलाही साहब को लुबे लुबाब यही था ना कि कंट्रोल में थी चीजें, आपको प्रोटोकॉल मिलता था पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा देखिए, अगर प्रोटोकॉल आफ्ताब को मिलता है तो उससे मेरे हल्के को क्या फ़ायदा है, उसका तो मेरे हद तक रहेगा प्रोटोकॉल। अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हमेशा एक बात आप समझें कि जब आप किसी चीज़ में मशवरा करते हैं अनवार भाई, हो सकता है अक्सरियत की राय ये हो कि जी हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन जो मशवरे का अमीर होता है उसकी राय हम सब की रायों से डिफरेंट होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मशवरे में खैर है। अगर यकीनन जिन लोगों से ये मशवरा किया गया, हमारी पार्टी के अंदर हम सबसे मशवरा किया गया, और फिर परवेज इलाही का भी अपना एक मशवरा था, लेकिन क्योंकि जमात के अमीर इस वक्त जो हम अपोजिशन कहलाते हैं उसके अमीर थे इमरान खान साहब, और उनकी राय ये थी। तो यकीनन अभी बाजार हमें आपको लग रहा होगा कि हम तकलीफ में, हम नुकसान में हैं, लेकिन अल्लाह का किया हुआ वादा पूरा होता है कि मशवरे में खैर है, इंशाअल्लाह खैर होगी। और आपने कहा कि ये खैर पाकिस्तान के लिए हो। ठीक है, आपने कहा खैर पाकिस्तान के लिए। मैं चाहूँगा एडवोकेट जनरल साहब जरा इस पे आपकी राय ले लूँ, चूँकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं। ज़ाहिर बात है आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात के रुकन है और साबिक वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्हें गिरफ्तारी अमल में आई, और आफ्ताब जहांगीर साहब चूँकि बड़े कोनामश सियासतदान हैं और उनको अल्फाज का अब चुनाव आता है, उन्होंने गुफ्तगू में कहीं ना कहीं से मुग़लों का हवाला दे के मुंशी और तमाम ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। हमने वैसे डिस्क्लेमर चलाया है, ये आफ्ताब जहांगीर साहब ने ही बातें की हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अब उनका 2 रोज़ा रिमांड मिला है फवाद चौधरी साहब को, क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? ये जो 124A के हवाले से भी बड़ी बहस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, मैं इस पे कल एक चैनल पे अपनी ओपिनियन दे चुका हूँ, जरा हमें भी, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए ना। नहीं तो उसमें देखिए, मैं तो पहले क्यों, उसकी वजह ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने इन पे पीएमएलएन के लोगों पे बहुत ज़्यादा 124A का सेक्शन लगाया। ये क्या है 124A सेक्शन, इख्तिसार से अगर बताएं? बहुत लंबा चौड़ा पीपीसी का सेक्शन है जी, कि आपने अगर ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की है तो वो किसी इंस्टिगेट कर रहे हैं या बगावत के ज़ुमरे में, मतलब एक कॉलोनियल बेसिकली पीपीसी भी आपको पता है पूरा पाकिस्तान पीनल कोड, हाँ जी, अंग्रेज़ों का ही दिया वो कानून है। तो उसमें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए मतलब बड़ा लंबे अरसे से यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो इसमें मेरी पर्सनल, नॉट एज एन एडवोकेट जनरल, पर्सनल एज ए वकील ये ओपिनियन थी कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस वक्त मर्जी है 124A लगा दें इस पर, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट ने डिटर्मिन करना है ना। अब इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लगाए हैं, अब मैं नहीं कहता कि उन्होंने लगाएं तो ये भी लगाएं, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि ये क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं ये, तो इसको पार्लियामेंट के अंदर इनको चाहिए था इसको इस लॉ को रिपील कर देते। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉइंट पे कहते हैं एक दफ़ा इस पे बहस भी हुई है, तो इनमें पीटीआई वालों की जो जमात थे उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा जी इसको रहने दें। तो अब देखें ये सब जुडिस मैटर है, अब कोर्ट देखेगी कि इसमें क्या बनता है नहीं बनता। मेरी अपनी पर्सनल राय में तो ना किसी सियासी वर्कर पे या किसी जमात पे ऐसा सेक्शन नहीं लगाना चाहिए कि वो आप कोर्ट में साबित ना कर सके। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस या किसी इदारे को डिस्ट्रीब्यूट में लाना,
उसके लिए भी कोई कदगनी है कानून में, कोई रेड लाइन जो बात होती है? देखिए, इदारे का ये ना कि जो आप बंदा खुद इदारे का मेंबर हो, देखो चौधरी फवाद साहब इज़्ज़तदार बंदे हैं, वकील भी हैं, जी वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो आप देखें, आप गुफ्तगू करते हैं तो उनको चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अब वो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वर्कर किस तरह रिस्पेक्ट करेंगे? अल्फाज का चुनाव जो है उसमें देखिए ना, हज़ारों लोगों के इलेक्शन पिटीशन होती हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट जाते हैं, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी हुई है इलेक्शन कमीशन को कि जी आपके पास ये पावर है, और इनकी पावर ये पार्लियामेंट भी नहीं ले सकती, इतनी इंडिपेंडेंट पावर है। हम उनके और ये रियासती इदारा है नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अगर ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है हमारे साथ, तो उसका एक आईनी रास्ता है कि आपको कोई मिसकंडक्ट नजर आता है किसी मेंबर के खिलाफ, तो उसमें आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करें कि जी ये चीज़ है हमारे साथ। अब देखो टीवी पे आके आप इतनी उसकी क्या कहते हैं, इंसल्ट करते या वार्निंग दे, और तो ये मतलब कॉन्सिक्वेंसेस दे बेयर करने होंगे। किसी सियासी मैच्योर बंदे के लिए तो मैं नहीं समझता कि इस तरह अपनी तरबियत होनी चाहिए सियासतदानों की। आप मतलब वर्कर नीचे क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मैसेज तो हर बंदा अदालत को कहेगा जी मैं आपकी बात मानता ही नहीं हूँ। हाँ, इस तरह फिर निजाम कोलैप्स कर जाता है, निजाम कोलैप्स हो सकता है। कैसे शेख साहब, सर आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है सियासी तो इस वक्त। अच्छा अनवर भाई, एक चीज में अनवर भाई अनवर भाई मैं एक बात पूछ लूं, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब की मौजूदगी में सर कि इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे दफा जो है ना, हमने बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया है इस एक्ट को, लेकिन मुझे कोई याद दिला दें कि कौन सा किया। और मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह से लेकर जिस मर्जी, चाहे आप जरदारी साहब को लेकर शहबाज शरीफ, मरियम, तो मौलाना फजलुर रहमान, जितने लोग आप बोलेंगे मैं उन सब की क्लिप्स आपको अभी भेज देता हूं, और मुझे बताएं कि वहां कहाँ पे ये उनके ऊपर ये 124A कहाँ लगा। अच्छा, दूसरी बात ये हाई कोर्ट ने जी 124 हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ पे लगाए, इन्होंने जावेद लतीफ पे लगाए जी। 124 कैप्टन सफ्तर पे 5-7 FIR KPK में हुई हैं, कराची में हुई हैं, पंजाब के अंदर हुई हैं, डिफरेंट। और मैंने खुद पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया था कि ये 124A जो है ये क्वैश होना चाहिए PPC में। अच्छा। इधर जो है इनकी गवर्नमेंट में बलोच स्टूडेंट आए वहाँ पे, ये प्रेस क्लब के सामने इन्होंने 124A लगाया। ओके, मतलब ये ना कह के नहीं लगाया, ये तो लगता रहता है जो भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं कि ये नहीं शुरू से लगाते हैं लोग। हाँ। ये नहीं है मतलब इसको विक्टिमाइजेशन के तौर पर नहीं लगाना। क्योंकि आफ्ताब साहब ने सवाल किया इसलिए आपने कहा लगा। मैं चाहूंगा कैसर शेख साहब सर क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर बात है मुल्क की सियासत है, 2 सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो गई हैं। आपके जो आफ्ताब जहांगीर साहब कोलीग थे वो बता रहे थे कि अब तो ज़ाहिर बात इस्तीफे इन्होंने खुद दिए हुए थे, अब वो मंजूर हो गए हैं, और 124 के करीब PTI के MNAs जो हैं वो डीनोटिफाई भी कर दिए गए हैं। हम अगले राउंड में आके मुल्क की मईशत पर भी बात करेंगे, आपका वो मेन फोटे है। लेकिन मैं चाहूँगा सियासत, अब आज भी आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, इंतखाबी तैयारियां हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र और मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज साहब अभी आ रही हैं, तो पंजाब और KP में कैंपेन लीड करेंगी। क्या कहेंगे? ये तो ज़ाहिर बात है आफ्ताब साहब और इमरान खान साहब की तो ये तवक्को है कि कौमी सतह पे हो, वो तो आप लोग नहीं अभी करवा रहे, 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हैं। कैसर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, बड़ा अच्छा पैनल आपने लिया है। आफ्ताब जहांगीर मेरे वाकई बड़े कराची से बड़े अरसे से कोलीग और दोस्त हैं, और इसी तरह जदून साहब से आज बात जो उनकी सुन के बड़ी खुशी हुई। मामला ये 124A उन्होंने कहा, एडवोकेट जनरल साहब ने अपनी ज़ाती राय दी कि नहीं लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत आती है वो खुद उसको हटाती नहीं है कि वो अमेंड कर दे और आइन उसमें कानून में तब्दीली कर दे। जो कॉलोनियल है ये एक्ट है, और उस वक़्त का एक है, हर एक को आप कह देते हैं कि वो बागी है ये, और बगावत का केस कर देते हैं। ये कोई बहुत गलत चीज़ है। बहरहाल इसको छोड़ते हुए देखिए, आज परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये कौन से सियासी फैसले करते हैं। इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स डेप्थ में की नहीं कभी। बात ये है कि उनको ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मशीरों के कहने पे कर दी। अभी यार मुझे तो हैरानी होती है, जो मशीर कहते हैं वो मान जाता है लीडर, तो ये लीडर क्या है? जो लीडर मशीरों, हमेशा मशीर ही सबको कह रहे हैं कि वो गलत राय देते हैं, तो लीडर असेस नहीं करते तो आप पूरा मुल्क उनके जिम्मे कर देते हैं, करोड़ों लोग उसको वोट दे देते हैं, हर चीज़ में वो उनकी राय गलत होती है। अब ये किसने उनसे कहा था? वो तो आए थे लॉन्ग मार्च करके,
जो है ना ये कि आप लोग को हटाने के लिए पहले दिन से अगर अनवार मेरे आपने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, पहले दिन से मैं ये कह रहा था 7 महीने पहले 12 मई को मैंने एक तकरीर, इलेक्शन का तो सवाल ही नहीं है। इलेक्शन इन हालात में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये देखिए ये तो ऐसी बात है कि वेंटिलेटर पे पाकिस्तान की मईशत का मरीज़ है और आप उस जवान की शादी की तारीखें यानी इलेक्शन की डेटें फेस करना चाह रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। पहले आप उसको निकाल तो लें वेंटिलेटर से, पहले मिलजुल के, और हम सारे चार्टर ऑफ इकानमी की बात पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, उसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, एक बहस है, लंबी बहस है। जो कुछ पीटीआई ने हमें दिया और जो कि, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये तो मुल्क की इमरान खान साहब तो किसी ने इनके ज़िम्मे लगाया हुआ है कि मुल्क को कोई जो है ना उसमें इंतशार पैदा किया जाए, वो किसी तरफ आते ही नहीं है। उनसे कह के मैं उनसे कई बार मिन्नत कर चुका हूँ कि आइए पीटीआई वालों से कि भाई आप असम्बली भी छोड़ रहे हैं, आप पंजाब भी छोड़ रहे हैं। आज परवेज इलाही जो उनके कोलीग है, जो उनके आला थे, अब देखिए ना वो आला उनके साथ है, लेकिन वो पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं। तो उन्होंने ये कहा कि किसी ने इनको गलत राय दे दी और ये गलत राय अब कहीं भी नहीं है। और ये क्या अब कह रहे हैं जी, जो चीफ बने वो यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। ये सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज कर रहे हैं। मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि रोज़ाना एहतजाज करते हैं। एहतजाज से रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? करोड़ों रुपए के जलसे कर रहे हैं। इन्होंने एक जलसा करोड़ों रुपए से किया है। इन हालात में जबकि मुल्क की मईशत इसकी सस्टेन ही नहीं कर सकती, अब इनकी पॉलिटिक्स है क्या? मुझे बताए कराची में, क्योंकि पढ़े लिखे सबसे एजुकेटेड क्लास, जहाँ से इन्होंने 14 सीटें ली जी और यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा तो किसी एक पाकिस्तान के शहर में कराची, मैं भी वहीं रहता हूँ, कराची में है, ठीक, कितने 3% वोटर इनके लिए आया। 3%। वो किधर लोग हैं जो जलसे करते थे, जो म्यूज़िक के प्रोग्रामों में आते थे? टोटल कराची के वोटर्स को आप देख लीजिए, ये इतने जो इनके पॉपुलर हैं, इतने इनके लिए लोग जो है वो जीत जाएंगे और 2/3 ले लेंगे और 3/4 ले लेंगे। तो 3% वोटर, किसी ने रोका था इनको कि बल्दियाती इलेक्शन में, जो कि बल्दियाती इलेक्शन में अनवार सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं। MNA MP के इलेक्शन में तो 2 आदमी लाते हैं ना उनको, इसमें तो सैकड़ों कैंडिडेट होते हैं और हर कोने खुदरे से, हर महल्ले से वो वोटर को लाते हैं। तो मुझे समझ नहीं है, वहाँ इनके 3% वोटर आए हैं और 14 सीटें जिस शहर से ली थी। रिजल्ट तो ये दिए, क्या परफॉर्म किया कराची में। वैसे ही इन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। आफ्ताब साहब का राय ले लेते हैं इस पे, क्या यू टर्न लिया आपने उनकी परफॉर्मेंस की बात की। आफ्ताब जागीर साहब, इनको कोई सियासी अंदाज नहीं है इनका। अब इनको समझ आ जाएगी, जिधर ये इलेक्शन लड़ेंगे ना, पंजाब से भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, अव्वल तो इलेक्शन का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि मिल बैठ के मुल्क को संभाल। नहीं, लेकिन कैसा शेख साहब, आप तो पुराने पार्लियामेंटियन, 90 दिन में कराने पड़ते हैं ना, आइन की रिक्वायरमेंट है ना सर। आप कह रहे इलेक्शन का वक्त नहीं है जो, पर अगर आपके पास वो आपका एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, आपके पास उतना अमाउंट पैसा ही नहीं होगा, कराने तो पड़ते हैं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं। इसलिए हालात पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए। एक आध बार बांग्लादेश, ये जो ईस्ट पाकिस्तान फॉल हुआ, ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं पता कि कभी ऐसे हालात। इस नुक्ते पे रुकिएगा सर, आपने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है। मैं आफ्ताब साहब का सर इस पे नुक्ता ले लूं। आफ्ताब जागीर साहब, सर आपकी गुफ्तगू सुनी अंदाज नहीं है, और कराची में चूंकि आप कराची से ही ज्वाइन कर रहे हैं और माशाल्लाह वहीं से आप MNA मुंतखब हुए थे। कैसर शेख साहब ने तो सर पोस्टमार्टम किया कि आप लोगों की बड़ी खराब कारकर्दगी रही और रही भी, ज़ाहिर बात है आपके पास सीटें ही बहुत कम आई सर। अच्छा, माशाल्लाह। कैसर शेख साहब की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है ना, वो असल में मानी नहीं गई अदालत के अंदर। बात यह है कि PTI जो है उसने ये बकौल इनके कि 3% वोट लिए जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के जिसके ये नुमाइंदे हैं, उसने कितने % वोट लिए? उसने कितने % लिए? मौलाना फजलुर रहमान जो कि इनका सरबराह है, उसने कितने % वोट लिए? इसी तरह किसी और पार्टी को। और दूसरी बात ये कि अगर कैसर शेख साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर लें कि जी मेरी ख्वाहिश है कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन को रिकाउंटिंग कर लिया जाए, तो मैं इनको सलूट भी करूंगा और फिर मैं इनको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आया। सिर्फ रिकाउंटिंग कर लें और कुछ ना करें। तो क्या मतलब 40 से आपकी सीटें जो है कितनी हो जाएंगी? शेख साहब के किस तरह धांधली हुई है, किस तरह धांधली हुई है। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमारी इस वक्त सूरत हाल बेहतर नहीं है इलेक्शन करने के लिए, तो ये तो 8 और 10 महीने की बात है।
कि इस 10 महीने में पाकिस्तान इस नेच पर पहुंचा, क्योंकि ये कैसर शेख साहब मेरे वो मोहतरम दोस्त हैं कि जो खुद कहते थे कि मुफ्ता इस्माइल इनमेच्योर ना समझ आदमी है और गलत चॉइस है पार्टी की कि जिसको वजीर खजाना बनाया, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। और आपने ये देखा कि आज कल ही कैफ हटाया है तो आज 55 पे डॉलर पहुंच गया, ब्लैक 255 पे आ गया, और बैंक से अलावा अगर आप डॉलर लेने जाएंगे तो 280 रुपए का डॉलर है, वो भी नहीं मिल रहा। तो मुझे बताएं कि मुल्क को किसने इस नेच पर पहुंचाया, इस माशी सूरत हाल के अंदर पहुंचाया? वो हमने पहुंचाया। हमारी आप बड़े से बड़े माहिर माशियात को बुला लें, क्योंकि आप तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आप बुलाएं बड़े बड़े माहिर माशियात को और उनसे पूछें कि क्या वजह है कि इस मुल्क इस तरफ क्यों गया, और माजी की जो हमारी पिछले साल की जो हुकूमत थी उसमें और आज की हुकूमत में फर्क क्या है, ये तो जरा मालूम करें। अवाम के पास तो जाएं, अवाम से तो पूछें कि अवाम क्या कहती है। आप ग्राउंड में आपने देख लिया 2 से 3 सीटें, 4 से 5 सीटें और धांधली कराची ने कैसर शेख साहब आप इस बात के गवाह हैं कि कराची ने कभी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं की, कभी पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में नहीं आया। तो उसके बावजूद अगर कराची में इस तरह की होती है और इन हालात के अंदर, ये बड़ा सोचने की बात है कि जी ऐसे हालात कि जिसके अंदर लोग परेशान है, झोलियां उठा उठा के दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम पर रहमत की बारिश फरमा, हमारी इनसे जान छुड़ा। अच्छा, उस सूरत के अंदर तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? झोलियां फैला फैला के दुआएं मांग रहे थे, वो जोक दर जोर आके वोट दे देते। सर आपको बार मैं कैसर शेख साहब के लिए आपने नुकात उठाया, कैसर शेख साहब क्या कह रहे हैं? आपको यही तो बताना हूं कि आपको बताना यही चाह रहा हूं अनवर भाई कि ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि लोग डर गए। उन्होंने कहा ये इनके अपने वो है बयानात कि खून रेजी इलेक्शन होंगे, खून ही खून नजर आ रहा है, इसलिए लोग निकले, लाशें नजर आ रही हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर ही तो लोग कहां से, कोई लोग जिंदगी मौत के लिए वोट तो नहीं देंगे ना। ठीक है, चले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप आते हैं। तो कैसर शेख साहब मैं आपके पास आता हूं सर, एक मुझे ब्रेक लेनी है, छोटा सा वक्फा लेंगे, व्यूअर्स वक्फा लेंगे, उसके बाद कैसर शेख साहब जो नुकात उठाए आफ्ताब जहांगीर साहब ने, चूंकि डायरेक्टली एड्रेस किया सर, तो कैसर शेख साहब उसका जवाब देंगे। फिर मैं एडवोकेट जनरल साहब से पूछूंगा इलेक्शंस के हवाले से कि आईन में उसके हवाले से क्या राय देता है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। 2020 तक पाकिस्तान में 1.25 करोड़ अफराद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। और तशवीश की बात यह है कि ज्यादातर इससे आगाह भी नहीं। बर वक्त तशखीस बजरिया डेक्सा स्कैन और आगाही से ही इसका इलाज मुमकिन है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। भारतीय यौम जमहूरिया जो कश्मीरियों के लिए सिर्फ मसाइब लेकर आता है, कश्मीरियों के लिए यौम स्याह है। कश्मीरी 26 जनवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं ताकि सबसे बड़ी जमहूरियत के भारतीय दावे को बेनकाब किया जा सके। कश्मीरियों की तरफ से 26 जनवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाना दुनिया को याद दिलाता रहता है कि भारत गासिब है। आर्टिकल 370 की तनसीख ने मज़ीद साबित किया कि भारत को ये दावा करने का कोई हक नहीं है कि वो जमहूरियत है। मोदी के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात ने जमहूरी असूलों के लिए हिंदुस्तान की बेतौकीरी को मज़ीद बेनकाब कर दिया है। जी वेलकम बैक। कैसर शेख साहब, सर ब्रेक से जाने से कबल कुछ सवालात आपके लिए उठाए हैं आफ्ताब जहांगीर साहब ने, क्या कहेंगे कैसर शेख साहब? आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे काबिल दोस्त हैं ठीक है। जो उन्होंने बातें की वो कह रहे हैं जी रिकाउंटिंग करा लें। भाई कुल पिछले कई 2-3 इलेक्शन हो चुके हैं, टोटल चलो काउंटिंग में फ़र्क होगा, मैं अभी उस बहस में नहीं जाता। लोग ही नहीं आए वोट देने के, 15% पोलिंग हुई, किधर गए सारे वोटर? अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं, मैं तो अपनी जमात को मान रहा हूँ, हमने तो 1% भी वोट नहीं लिया होगा मुस्बा वगैरह मुस्लिम लीग, लेकिन हम रियलिस्टिक बात करें ना, इतने जोश में जब आ जाएंगे आप अपनी पार्टी के लिए, आप जैसा
आप जैसा संजीदा आदमी, ये जोश वाली तो बात नहीं है। आप सोचें, ये हमने जो जमहूरियत का अशर किया है ना, पिछले 15 साल से मुसलसल पार्लियामेंट चल रही है। आपने जो 3.5 साल गुजारे हैं, देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस हमाम में, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कहा कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को कोट कर रहा हूँ। और हम सब जो भी हुकूमतें आई हैं, हम एक दूसरे पे मोरद इल्ज़ाम के आपने किया। कुल मिला के इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना इकानमी थी। और मनमोहन सिंह उस वक्त वज़ीर आज़म जो है, डॉक्टर महबूब हक साहब जो मेरे दोस्त थे, उनको फ़ोन करते थे कि बताएं पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनकी आबादी 6 गुना थी और इकानमी 4 गुना थी। आज उनकी इकानमी पाकिस्तान से 12 गुना हो गई है। मैं पिछले पूरे 30 साल की बात कर रहा हूँ, जो कुछ हमने किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखिए, और उनका रेवेन्यू जो है ना, पाकिस्तान से 21 गुना हो गया है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है, उनकी कौमी आमदनी का जो है 17% है और हमारा 10% है। तो 21 गुना हो गया है उनका रेवेन्यू। हम तमाम हुकूमतों ने, मैं बड़ा इंडोर्स करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को, शहबाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं, मुल्क के लिए काम करें। अब पार्टी को अपने आगे कर के क्या रिजल्ट निकला है, लोगों को हमने क्या दिया? आफ्ताब, आपने और मैंने तो पैसा बना लिया है, लोगों के पास क्या आया है? ना उनके पास खाने का है, ना उनके पास पहनने का है, ना उनके पास बिजली का बिल भरने का है। मैं अभी हल्के से होके आ रहा हूँ, आप भी माशाल्लाह MNA और कराची में रहते हैं। क्या मिला है लोगों को इस सारे मामला से? हम सबको मुल्क को बचाने की बात करें। इस वक्त इलेक्शनों से कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है इन हालात में। इतना ज़्यादा इंतशार होने वाला है। इमरान खान साहब ने क्या दिया है मुल्क को? झगड़ा ही झगड़ा, चोर डाकू के। आप समझते इलेक्शन के नतीजे में कोई बात और भी उनको, कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा? कैसा साहब, मुल्क नहीं आया, टर्माइल आ गया। इस वक्त इलेक्शन आप कराएंगे, खुदा ना खास्ता जो 1970 में बांग्लादेश इलेक्शन हुए, उसमें बड़े फेयर इलेक्शन हुए, सबसे फेयर। रिजल्ट क्या, एडवोकेट जनरल साहब क्या चाहते हैं? राय ले ले। तो आप दोनों की नुक्ता आ गया, दोनों हमारे मोहतरम पॉलिटिशियन। बताइएगा आइन क्या कहता है, क्योंकि 2 सूबाई असम्बलियां तो अब तलील हो गई हैं, कबल अज़ वक्त हुई हैं, तो 90 दिन के अंदर फिर आपने इलेक्शन कराना है। आइन, हमें जरा आइनी पोजीशन बताइएगा। आपने सुन लिया आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात का कहना है इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। कैसा शेख साहब कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो क्या कोई गुंजाइश है इनमें? नहीं, देखिए उन्होंने दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे पॉलिटिशियन, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इस पर। अब देखें, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 224 है, उसका सब आर्टिकल 2 जो है, उसके मुताबिक जब असम्बली सॉल्व होती है तो 90 डेज इलेक्शन कराने चाहिए, विद इन 90 डेज। जी। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में गवर्नर KP को और गवर्नर पंजाब को लेटर लिख दिए हैं कि जी इसका जो टेंटेटिव डेट बनती है वो 10th की, वो 9 से 12 13 अप्रैल पंजाब के लिए और 15 से 17 शायद खैबर अप्रैल के लिए। उसके लिए कोई अब देखें, जो उनकी शेख साहब वाली बात है उसमें थोड़ा सा वजन है। अब इलेक्शन का मकसद क्या होता है? हम इलेक्शन किस लिए कराते हैं? इलेक्शन किस लिए कराते हैं? मतलब कोई स्टेबिलिटी आए ना जी। तो एक अगर पार्टी जो है वो प्री डिटर्मिन है जी कि हम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से वोट लेंगे, अगर वो नहीं लेती तो वो कहेंगे जी इलेक्शन रिग्ड है। ये तो और क्राइसिस में चला गया पाकिस्तान। पहले देखें ना, पहले ये कहें जी हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं कर रहे, कहते हैं जी ये तो इनका, अब देखें मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उन्होंने कहा जी ये इनका मुंशी है किसी का, जो कहते हैं लिख देता है। ये कहें जी ये तो इन्होंने सारा रिजल्ट मैनिपुलेट कर लिया, ये तो पार्टी जीती। इलेक्शन से मसाइल, शेख साहब ने कहा ना, आप देखें लोगों को हमने क्या दिया है, इन जो सही कह रहे हैं कि अब लोगों के लिए कुछ करें। अगर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता विद इन 90 डेज या विद इन 60 डेज, उस पे क्या है? असद उमर साहब ने तो आज कहा है कि वो आर्टिकल 6 लग जाएगा फिर। नहीं, आर्टिकल 6 कोई नहीं लगता उसमें। अच्छा। ये देखें इस तरह की बात होती है ना, किसी पे 124A लगा दो, किसी पे आर्टिकल 6 1 मिनट में लगा देते हैं आप। अब देखें ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 254 है, वो ये कहता है कि वो उसका एक रास्ता देता है कि अगर एक चीज़ आइन डिफाइन करता है कि इसको विद इन दैट पीरियड आप कर दें, तो वो अगर नहीं होती तो नहीं होने का मतलब नहीं कि परमानेंट नहीं हो रही, मतलब डिले हो जाती है। अब 90 डेज़ के बाद अगर वो 4 महीने के बाद हो जाते हैं तो वो कहते हैं वो 4 महीने के बाद करने से वो इनवैलिड या इनइफेक्टिव नहीं होते, वो एज वैलिड एज इफेक्टिव होंगे। अच्छा, ये आर्टिकल 254 आप पढ़ने आए नहीं, आपके पास मौजूद है, उनके पास भी थोड़ी ज़ाहिर है, वो तो माशाल्लाह लेजिस्लेटर उन्होंने तो बनाया है, उसमें टाइम को कवर किया गया है आर्टिकल 254 में। उसके लिए कोई आपको कवरेज किस तरह खुद से आइन में, ये आइन के अंदर आर्टिकल है कि अगर आपको एक टाइम बार दिखना, अब बाजार बेशुमार ऐसी हमारी डेली होती हैं
कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक देती है जी टाइम लाइन जी कि ये जो है आप इस टाइम में आप केस को डिसाइड कर दें, या स्टैट्यूट के अंदर लिखा हुआ होता है कि आप ये जो केस है 30 डेज़ के अंदर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा है जी इसका फैसला आप 30 डेज़ के अंदर, वो नहीं होता तो क्या कुछ सज़ा देते हैं उसके? न करने पर तो कोई सज़ा नहीं है ना, फैसला तो हो जाता है ना। अच्छा, डिले होता है वो, उस पर आप बेशुमार कोई कह सकते हैं जी कि डिले हुआ है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हुआ है। तो इस तरह अगर ये कहते हैं जी कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमें 20 बिलियन रुपीज़ और दे दे जी, अब गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो किस तरह इलेक्शन कराएंगे? और ये 20 बिलियन किसका पैसा है? ये तो टैक्स पेयर मनी है ना, ऑब्वियसली। ये तो आपका शेख साहब का, आफ्ताब साहब का, हमारा सबका पैसा है ना, और गरीब लोगों का पैसा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अब पानी, ब्रेड जो भी आप ले रहे हैं उस पर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं ना, राइट? उनके पैसा है, अब 20 बिलियन रुपीज़ इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, तो अगर 20 बिलियन 2 महीने पहले इलेक्शन कराने, 2 महीने के बाद कराने हैं, अगर बच जाता है या एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है, पहले कंसेंसस पे है ना सारी पार्टियां, वो तो लग ही नहीं रहा जो पॉलिटिकल माहौल है। कोई अगर उनकी तवक्को के मुताबिक अगर सीटें नहीं मिलती तो कहेंगे जी इलेक्शन हम मानते ही नहीं है। ये आफ्ताब साहब, ये सर, ये इसका बताएं, इसका क्या हाल है? इसका हल बताएगा, क्योंकि आप कराची में आप लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी मुबैना धांधली हो गई। अगर यही इशू आपका ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ तो फिर नाकदीन कहते हैं आपने मानना ही नहीं है इलेक्शन रिजल्ट। दूसरा सर, ये सेंसस की बहुत बात होती है, आप चूंकि कराची से आपका ताल्लुक है, सूबा सिंध की भी डिमांड थी और 2018 में वन टाइम वेवर दिया गया था, और अब बात आ रही है कि जी डिजिटल सेंसस भी कराना है, और ये आप लोगों के दौरे हुकूमत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे एग्रीड हो गया था। तो वो भी तो सर एक आईनी फोरम है। अब ये सेंसस होगा तो सेंसस के बाद हल्का बंदियां होंगी, तो ये हो जाएगा 90 दिन में या डिले हो जाएगा आफ्ताब साहब? अच्छा, देखिए पहली बात तो ये कि जहाँ तक सेंसस की बात है, वो तो अभी मैं देख रहा था, कह रहे थे 1 महीने का काम है, हम कर लेंगे, लेकिन उस पर हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो इलेक्शन है वो आप ये 6 महीने पहले, 7 महीने पहले MQM जो है, उन्होंने जब इनसे अलाइंस किया PDM से, तो उससे उनकी शराइत में ये शामिल था कि कराची की हल्का बंदियाँ और न्यू सेंसस के मुताबिक होनी चाहिए। तो उसको 7-8 महीने, साल गुजार दिया। अब जब इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो आपने कहा कि जी अब ये काम भी हमने करना है, ताकि इससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि हम कोई और टाइम थोड़ा सा आगे ले जाएं, और कोशिश करें कि जी माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो हम लोगों के अंदर जाने वाले बन जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आवाम को आप एतमाद में नहीं लेंगे, आवाम को इस बात पे तैयार नहीं करेंगे कि ये माशी सूरत हाल किस वजह से हुई है और इसमें कितना टाइम लगेगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि ये कह कर इसलिए आए थे, इनका वो मसला यही था कि ये कहते थे कि ये माशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, मुल्क दिवालिया की तरफ चला गया है, बल्कि हो चुका है, और इसको ख़त्म इस दिवालियापन से निकालने के लिए हमें मुफ्ता इस्माइल और इसाक डार की ज़रूरत है। तो हम इसलिए आए। तो इनके लोगों ने इसकी बात को अप्रिशिएट किया और कहा जी ठीक है, आप जो भी गैर आईनी जो भी हरकत करनी है आप करें और हमारी हालात को बेहतर कर दें। अब लोगों के पास जब अनवार भाई आप जाएंगे, लोगों के पास रोडों पे जाएंगे, कराची की रोडों पर जाएंगे, आप उनसे एक सर्वे कर लें और उनसे कहें रैंडमली कि जी आप बताएं कि इसका हल क्या है। एक दूसरा ये बताएं कि आपने बल्दियाती इलेक्शन में वोट किसको दिया, 2, और तीसरा ये कि आने वाले जनरल इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी जो है, ये PDM जो है, ये 14 जमात जो है, वो मुल्क को इस इंतशार से निकाल सकती हैं या नहीं निकाल सकती। आपको आपका कैमरा, PTV का कैमरा जो है वो इसलिए ज़्यादा वो होगा क्योंकि ये सरकारी कैमरा है और ये सही अगर रिपोर्टिंग करेगा तो आवाम भी देखेगी और आपके जो लीडरान हैं उनको भी पता चलेगा कि आवाम क्या सोच रही हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अनवार भाई, बात ये है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल हमने जब इनसे कहा कि हम आके बैठना चाहते हैं तो इनकी नीयत का पता चल गया। जो ये बार बार कहते थे, अगर ये कहते नहीं जी मोस्ट वेलकम आप आएँ और पार्लियामेंट में आकर बातचीत करें, हो सकता है आपकी कोई तजवीज़ काम में आ जाए, कुछ हो जाए, ताकि हम इस मुल्क को एक परेशानी से निकालें। लेकिन आपने उसके बरक्स देखा कि इन्होंने एक और काउस पैदा किया और कहा कि नहीं, जैसे जैसे इनको पता चला कि ये आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो इन्होंने फ़ौरन जो है कहा कि जी इनके इस्तीफे मंजूर कर ले। मतलब एक बात, या तो अपनी बात पे कायम रहते हैं कि हम संजीदा हैं, हम मुल्क को माशी सूरत हाल से, मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना चाहते हैं, तो फिर तो हम बात कहते हैं कि देखो यार इन्होंने ओपन ऑफर की है। हम भी अपनी पार्टी को बोलते हैं कि देखिए ये ओपन ऑफर है, इन्होंने कहा है कि आप आए असम्बली में बैठ कर बात करें, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं।
ताकि आइंदा के इलेक्शन भी और जो मामला हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन की जा सके। यहाँ बात है उन्होंने बिल्कुल इस बात पर तवज्जो, ये आपकी अहम बात है। आएंगे तो एक नया मसाइल खड़े हो जाएंगे हमारे लिए, तो इसलिए बेहतर ये है कि राजा रियाज पे ही वो कर लिया जाए तकिया कि जी वही हमारा अपोजिशन लीडर हो, हमारी मर्जी की जो भी केयर टेकर हो, जो भी आगे के मामलात हों वो हम राजा रियाज से सेट कर लें, और फिर उसके बाद जब असेंबली ख़त्म करें तो राजा रियाज को नून लीग का टिकट दे दें गिफ्ट के तौर पे। तो अब मैं समझता हूँ कि इन हालात में तो राजा रियाज कहेगा यार मुझे टिकट भी नहीं चाहिए, मैं शायद इलेक्शन ही ना लड़ूं, क्योंकि आवाम में वो तो राजा रियाज साहब को ही पता होगा सर, वो तो जरा एक चीज मैं जरा ये आपने जो नुक्ता उठाया मैं चाहूंगा अगर कैसर शेख साहब एक चीज पूछना एक मिनट अनवर भाई, मैं एक बात एडवोकेट जनरल साहब से पूछना चाहता हूं सर कि अगर हाई कोर्ट पे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को बुलाए और टाइम दे और बार बार बुलाए और वो ना आए और वो उसकी वायलेशन करें तो उस पे क्या आइन कहता है? सर पहले आप जवाब दे दें फिर मैं कहता हूं। आफ्ताब साहब देखिए, आप हाई कोर्ट में पहले भी एक दफ़ा जब हमारे इस्लामाबाद पास किया था हाई कोर्ट ने, मैंने कहा कोर्टों को ऐसा ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल ना हो। अब हाई कोर्ट 4 बजे मेरे ख्याल में ऑर्डर किया जी कि 6 बजे जो है आईजी इस्लामाबाद जो है वो पहुँचे फवाद चौधरी को लेके, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा आप रोड की कंडीशन देखें 6 बजे पहले पहुँच ही नहीं सकता। फिर हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है इस्लामाबाद की, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। फिर वो हाई कोर्ट ने वही कहा जी एफआईआर हो चुकी है तो हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। तो आईजी पंजाब मेरे ख्याल में कोर्ट में फ़ौरन तशरीफ ले गए, उन्होंने अपना वो गए थे 6 बजे जी आईजी पंजाब, उन्होंने अपना नुक्ता एक्सप्लेन किया, तो फिर हाई कोर्ट ने उनकी मेरा पिटीशन खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी खारिज कर दी थी, जी खारिज कर दी थी कि आप ओके नुक्ता आ गया। आपने कहा जुरिसडिक्शन भी थी और एक्यूटेबल अगर ऑर्डर्स हो। कैसर शेख साहब, सर ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने नुक्ता उठाया उनका हम तो आना चाह रहे थे और आप भी अक्सर कह रहे थे कि जी वापस आ जाए असेंबली में, और उनका शायद अगर हम आ जाते और आप लोगों के साथ बैठ जाते तो कोई बात बन जाती है और कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता। ये तो आफ्ताब जहांगीर साहब ने बात जो की है ये तो इसमें वजन तो है, ये तो इन्होंने अपनी इंटेंशंस का इजहार किया था कि हम वापस आ रहे हैं कौमी असेंबली में। आप इसमें भी मुस्कुरा रहे हैं सर, ये तो क्या आप लोग हमेशा कहते थे। ये मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये मैं मुस्कुरा, देखिए हकीकत से जब हटके कोई बात करेगा, देखिए 9 महीने पहले यानी अप्रैल में नई हुकूमत आई, उससे पहले से हम जब से ये इन्होंने छोड़ी है, हम बार बार इनसे, मैं खुद 50 बार मैंने इनसे टीवी प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा आप असेंबली में नहीं आते तो कम से कम फाइनेंस कमेटी में आ जाएं, वहाँ मुख्तलिफ इदारे होते हैं, हम मिल बैठ के, क्योंकि मईशत इस वक्त दीगर गुँ है। आप जो छोड़ के गए हैं, जिस तरह आपने IMF से मुआहदा करके कमिटमेंट पूरी नहीं की और जो हमें दे के गए हैं, जो डेफिसिट दे के गए हैं, फिजिकल डेफिसिट भी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी, उससे और रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ, तो मैं इनसे कहते रहे कि आइए चलो मईशत के बारे में डिस्कस कर लें। ये 8 महीने 9 महीने तो आए नहीं। अब जब इनको पता चला ना मोहसिन नकवी इधर आ गए पंजाब, मैं आपको लीडर की कैलिबर बता रहा हूँ कितना कैलिबर है। वो चंद लोगों के मशवरे से पंजाब वो अपने इलाई को, परवेज़ इलाई को, जबकि वो कह रहे थे कि हुकूमत ना छोड़ें हमारे मफाद में, उन्होंने ज़ोर दे के कह दिया। ये तो कैलिबर है लीडर का। आज अच्छा वहाँ क्या हुआ कि इन्होंने खुद जाके असम्बलियों में बाइकाट किया। अब जब इनको पता चला कि वहाँ मोहसिन नकवी आ गए, यहाँ राजा रियाज और मियाँ शहबाज शरीफ मिल के कुछ बना देंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तब इनको समझ आई कि हमें जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, आप कह रहे हैं। ये मुल्क को बचाने के लिए नहीं आए, ये इंतशार करने के लिए आए हैं कि इंतशार कैसे और फैलता है। क्योंकि ये इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि राजा रियाज और जो ये आईनी पोजीशन है, कानून है। अब इनको समझ आई, बाद में हर चीज़ समझते हैं। ये कह रहे हैं, खुद इमरान खान साहब को मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि डी तक हम करप्शन ये कम करने आए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप देख लीजिए रिपोर्ट, करप्शन तो बजाय 3.5 साल में कम होने के और बढ़ गई, हमारा दर्जा और कम हो गया करप्शन के ममालिक में। अब ये ठीक है सर, आपने बताया मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के लेके गया, कैसा नहीं मैं डी तक बाल लेके गया, लेकिन आगे गोल नहीं कर सका करप्शन खत्म करने का। अगर ये कुछ कर क्या सके, कुछ ये बता देना। ये अभी आफ्ताब भाई बैठे हैं, इन्होंने क्या दिया है आम लोगों को। मैं नहीं कह रहा मेरी हुकूमत, हमारी मौजूदा हुकूमत भी कामयाब नहीं है, ये क्राइसिस में है इस वक्त। मुल्क को सब ने मिल के बचाना है। कोई एक पार्टी है, ठीक है कि हम 11-12 पार्टियां इकट्ठी होंगी, लेकिन PTI भी एक बहुत बड़ी पार्टी है और मुस्लिम लीग क्यू भी जो है बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है, सबको इस वक्त मुल्क का जो बहरान है, यकीन जानिए अनवार, हज़ारों कंटेनर वहाँ खड़े हैं पोर्ट पे सर। मुल्क की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है, हमें कभी बुजुर्गों ने भी नहीं बताया कि इस किस्म के हालात हो गए।
और फिर भी हम कहते हैं इलेक्शन करा दो। और भाई इलेक्शन करा देने से होगा क्या? क्या बंदे लोगों की आमदन बढ़ जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? ये मैं सवाल कर लेता हूं, ये सर आम नुक्ता है। कैसा साहब हुकूमत नहीं सस्टेन कर सकते सर, ये आम नुक्ता उठाए। आफ्ताब साहब सर इसका कुछ जवाब दीजिएगा। ये जो कैसर शेख साहब ने उठाया है, ये मैंने अक्सर उठाया, मैं आपके सामने रखता हूं। आप समझते हैं, आप भी कह रहे हैं, कैसर शेख साहब भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आप सिद्ध के दिल से समझते हैं अगर इलेक्शन होगा तो मुआशी हालत बदल जाएगी? आफ्ताब जहांगीर साहब, मुआशी हालत चेंज हो जाएगी? अच्छा देखिए, पहली बात ये अनवर भाई कि इस वक्त माशी हालत यकीनन बहुत ख़राब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जल्द से जल्द या तो बैठकर कौमी सतह के ऊपर, और उसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म था कि कौमी असम्बली, जहाँ पर अगर ये इस्तीफ़े ना मंजूर करते और इस तरह के हालात ना पैदा करते तो शायद जिस तरह हमने ऐलान किया था चीफ साहब हमारे खान साहब ने कि हम वापस असम्बली में जाते हैं और कुछ मामलात हैं उनके ऊपर बैठकर बात करते हैं। तो ये अगर उसका कैसर शेख साहब कह देते कि शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज़ शरीफ साहब को, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि ये तो शहबाज शरीफ के फैसले ही नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब को कह देते कि जी अगर ये आना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको लाएं ताकि ये इंगेज हों हमारे साथ गुफ्तगू में, हम इसका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट हो गया है इससे और मज़ीद परेशानियों में डालने से बेहतर है कि हम इसे बचा लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल क्योंकि आवाम का जब एतमाद उठ जाए तो उसको बहाल करने का तरीका ये होता है कि आवाम को एक चॉइस दी जाती है कि जी आप इस मुश्किल हालात के अंदर क्या समझते हैं कि कौन आपकी रहनुमाई करे, कौन इस मुल्क की हुकूमत को संभाले, कौन उसकी कबूलियत भी होगी, कौन इसके लॉ को देखे, कौन इसके जो इलेक्शंस के नतीजे होंगे उसकी कबूलियत भी होगी। अच्छा, मैं एडवोकेट जनरल साहब आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप क्या कहेंगे, क्या हमें इस वक्त कंसेंसस की जरूरत है और कोई शख्स आपको ऐसा नजर आता है जो अपोजिशन और हुकूमत को एक बेस पर बिठा दे और कहे कि जी अब आप लोग बातचीत करें, हमें मुआशी, इक्तिसादी, सिक्योरिटी तमाम चैलेंजेस दरपेश हैं? माजी में तो इस तरह होता रहा है। नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम साहब की अक्सर बात की जाती है। सवाल पूछ लिए, मैं अब तो सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो सबसे पहले इन्होंने ऑफ़र की थी कि आप चार्टर ऑफ इकानमी कर लें। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था जी हम चोरों के साथ चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करना चाहते। अब भी देखें ना, आप जब तक इस मुल्क को आप एक चार्टर ऑफ इकानमी, जो भी चार्टर आप मतलब जो इंटरनेशनली या नेशनली मुल्क की रिक्वायरमेंट है उन पे आप एग्री कर जाएं, जो भी गवर्नमेंट आए उनके ये चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाप की आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, किसी भी आप पर्चा कराते हैं, कराएं, नहीं कराते नहीं कराएं, किसी को आप गाली देते हैं, आपका अपना ज़मीर है। लेकिन जो मुल्क के आप इन दोनों हजरात ने कहा कि लोगों को क्या दिया है, आज अवाम जो है कितनी सफ़र कर रही है। एग्जैक्टली, वी आर द पीपल, वी आर सफरिंग। यस, अब इसमें इनको चाहिए कि अब जो भी पार्टी आती है, अब आप देखें ना, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी किस हद तक जाती है, दूसरी नहीं आती। इनका लीडर कल देखें, खान साहब की तकरीर सुने, वो कहता है मैं इन चोरों को कभी माफ़ नहीं करूँ, जहाद का ऐलान कर रहे हैं। जहाद का ऐलान कर रहे हैं। अब देखें ना, इस तरह की आप देखें लीडर को आप थोड़ा सा फीडबैक तो देना कि खुदा के लिए कुछ अपने ज़मीन पे आ जाएं, कुछ ज़मीनी हक़ समझें आप। सियासी जो हकीकतें हैं, पीटीआई भी सियासी हकीकत है, पीएमएलएन भी सियासी हकीकत है, पीपल्स पार्टी भी सियासी हकीकत है। 3.5 साल में देखें ना आप, कंपैरिजन करें 2018 का उस वक्त कंपैरिजन करें और उसके 3.5 साल बाद करें और आज करें, कितना लॉस हो चुका है। एक चलती हुकूमत को जिस तरह भी हुआ है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसको टॉपल करके उस कंस्पिरेसी का हिस्सा बन के आपने एक हुकूमत ली, फिर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, अभी मजीद ये हुकूमत जो है ये भी नहीं चल पा रही। तो इसके लिए नुकसान तो सबसे ज़्यादा डॉलर कहाँ है, पाउंड स्टर्लिंग कहाँ है, बाकी करेंसी क्या, आज आपकी तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी आप पीछे चले गए। तो इसलिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है हमारे मुल्क को। तो इसको अब ईगो का मसला छोड़ के खुदा रहा पाकिस्तान के लिए तो कुछ बात करें कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, आप जिन वोटरों से वोट लेते हैं उनके खाने का तो क्या अरेंजमेंट होगा, उनके लिबास, उनकी ज़रूरियात, बेसिक हेल्थ है उसके पास, कोई एजुकेशन है उनके पास, बल्कि डिबेट भी इन चीज़ों पे होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। इधर तो ये अरेस्ट किसको करना है, नहीं करना है, किसको गद्दारी का मुकदमा किस पे बनाना है, किस पे नहीं बनाना है, आज कौन है, इन्होंने कितने बंदे बेगुनाह जो सारे बरी हो गए या उनकी ज़मानतें हो गई हैं, आज इनसे को पूछे उनको कौन कम बचेगा। ठीक है, 15-20 बंदे जो हैं कभी 2 महीने अंदर हुए हैं, कोई 10 महीने अंदर। मेरे पास 1-1 मिनट है, मैं चाहूंगा आफ्ताब साहब आप और कैसर साहब आप भी सर 1-1 मिनट में बताइएगा सर अब वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब कि वन लाइनर आफ्ताब जहांगीर साहब और फिर कैसर शेख साहब। फेयर और इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क के आगे की हालात को बेहतर करने का।
ठीक है, फेयर फ्री इलेक्शन वाहिद हल है इस मुल्क को आगे ले जाने का। कैसर शेख साहब, इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट मानने नहीं है, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं मुल्क में। इंतशार के अलावा इन्होंने कोई सियासत नहीं की है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिल के बैठें, इस मुल्क को बचा लें। खुदारा हमारा मुल्क डूब रहा है और ज़ख्मी हो रहा है, तो कौन समझेगा। हम पॉलिटिक्स अपनी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इज़हार मोहब्बत करें। ठीक है सर, आपका वन लाइनर। जैसे आफ्ताब साहब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन सबसे पहले अपनी पार्टियों में कराएं। आप अपनी पार्टी में जब फेयर इलेक्शन करा लेंगे तो नेशनल, मेरे ख्याल में नेशनल जो है लेवल पे फेयर इलेक्शन की हम तो भी कर सकते हैं। ठीक हो जाएंगे। तमाम सियासी जमातों के लिए ये है कि वो अपने अंदर भी जो है ना इलेक्शंस लाएं, खुद एहतसाबी करें। पार्टी फेयर इलेक्शन अपनी पार्टी के अंदर पहले कराए, उसके बाद फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पर भी हो जाएंगे। बार के मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपसे हमने लीगल ओपिनियन भी लिया और आपकी सियासी राय भी जाती ली। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, कैसर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये आपने खुद देख लिया आज की गुफ्तगू से कि कितने मुतफरक हमें चैलेंजेस का सामना है। इलेक्शंस जो है वो सूबाई असम्बलियों के ड्यू हैं और जिस तरह किस्म के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन का अहाता किया कैसर शेख साहब ने और ख़ुद आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी और जदून साहब ने भी, और साथ में उन्होंने कहा कि इस बहस में अब नहीं पड़ा जाए कि कौन गद्दार है कौन नहीं है। गिरफ्तारियाँ आप बैठें आपस में और इक्तिसादी रोड मैप की तरफ बढ़ें। जो आप लोगों ने सेंसस कराना है वो भी कराएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का भी इजहार करें। जो भी नतायज आए उनको फिर कबूले में से, ये ना कहें कि अगर हार जाएं तो धांधली, जीत जाएं तो बल्ले बल्ले। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कैसी लगी फेसबुक और ट्विटर पर राय दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मुझे सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।